बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। ये जो बच्चों नोट्स का आपका पेज खुला हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी हेडिंग आप देख रहे हैं। ये टॉपिक आपके नोट्स पे यहाँ से पेज नंबर 13 से स्टार्ट होके और फिर पेज नंबर 14 पर कुछ हिस्सा इसका, ये काफ़ी जगह खाली छोड़ी हुई है, खुला खुला लिखा है, तो ये बहुत लेंथी नहीं है टॉपिक। ये फिर आगे डायग्राम है, थोड़ा सा ये टॉपिक है, लेकिन ये तकरीबन कोई 2.5-3 पेजेस हैं आपके नोट्स के, यहाँ जाके फिनिश होता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, वजह यह है कि ये टॉपिक जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों ये आपके सामने मैंने रख दिया। कोर्स की जो स्मार्ट सिलेबस की जो आउटलाइन है, ये बच्चों उसमें मौजूद नहीं है। जो आपने लास्ट टॉपिक जो लास्ट लेक्चर पढ़ लिया, उसके फ़ौरन बाद बीट्स का टॉपिक है और उसके बाद फिर स्टेशनरी वेव्स हैं और स्टेशनरी वेव्स के ही 2 और टॉपिक्स हैं। लेकिन बच्चों अब एक मसला है, यहाँ पे मजबूरी है कि बीट्स और जो स्टेशनरी वेव्स के 2-3 टॉपिक आगे आएंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश, थ्योरीज़ की फिनिश। इनको समझने के लिए या इनकी बुनियाद समझने के लिए हमें थोड़ा सा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये बीट्स की भी और स्टेशनरी वेव्स की भी ओरिजिन है, बुनियाद है। बल्कि मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मैंने बताया कि ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इसका ये पेज आपके नोट्स का, फिर उसके बाद अगला 14वां सफ़ा, फिर ये 15वां यहाँ फिनिश हुआ, और जहाँ फिनिश हुआ यहाँ फिनिश हो रहा है। तो ज़रा देखें तो वहाँ क्या नाम नज़र आ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 3 हैं, उनमें से एक तो खैर आपके कोर्स में है नहीं, वो हम फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बीट्स और स्टेशनरी वेव ये इसी के एप्लीकेशन हैं। चुनांचे मजबूरन थोड़ी सी इनकी वजाहत, थोड़ा सा इनके इस टॉपिक में भी उतनी लंबी नहीं, चलिए जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई मोटे मोटे पॉइंट जल्दी से कोशिश करते हैं कि इनमें से गो थ्रू होते जाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक बन जाए। सुपरपोजिशन का मतलब बच्चों बेसिकली होता है मजमूई असर कह लीजिए या इश्तराक कह लीजिए, मिल के कोई काम करना, इकट्ठे रिजल्टेंट इफेक्ट देना, ये होती है सुपरपोजिशन। ये लफ्ज़ पहले भी आ चुका हुआ है कभी, कई दफ़ा आपके कहीं याद होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉपिक शुरू करने लगे हैं, तो उसकी पहले तो डेफिनेशन है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होती क्या है। तो कहता है इट इज़ द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय 2 और मोर वेव्स ज्वाइनिंग एट ए कॉमन पॉइंट इन द मीडियम। रीडिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन मोटे से पॉइंट मैंने कहा जल्दी से बता दूँ। ये बच्चों एक हल्का सा स्प्रिंग था, कोई 2 फिक्स सपोर्ट्स, 2 सहारों के दरमियान ये खिंचा हुआ, बंधा हुआ है यूँ इस तरह से, और इसमें 2 डिस्टर्बेंसेस पैदा कर दी गई ऊपर से। ये यहाँ से भी ऊपर को यूँ प्लग करके, यानी ऊपर उठा के, और यहाँ से भी उठा के छोड़ दिया गया। तो 2 डिस्टर्बेंसेस या 2 क्रेस्ट कह लें, इधर को चल के और ये इधर को एक दूसरे की तरफ को आने लगे। अहम बात यह है कि जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो यहाँ क्या हुआ, ये ए डिस्टर्बेंस थी, ये बी थी, लेकिन बच्चों जहाँ मिले हैं वहाँ ए प्लस बी हुआ है। आप देखें इसकी एम्पलीट्यूड ये छोटे साइज़ की, ये इसका साइज़ है, ये एम्पलीट्यूड कम है, इसकी भी कम है, लेकिन ये दोनों का मजमुआ है, ये काफ़ी ऊंची आई है वेव। अच्छा, बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर वो जो ए था जिधर को जा रहा था, दोनों जब मिले तो मिलने के बाद फिर वो अपनी सब का डायरेक्शन में उसी तरह चलता जाएगा, और बी जिधर को जा रहा था वो उधर को चलता जाएगा जिधर को पहले भी चल रहा था। ये एक दूसरे में से गुजर जाएंगे, लेकिन जिस लम्हे मिले हैं आपस में, उस लम्हे जमा हुए हैं, ऐड हुए हैं। ये जो जमा होने की खसूसियत है, इस खसूसियत को क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो गया। रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड थी वो बड़ा सा क्रेस्ट आया, दोनों ऐड हो गए दोनों। ये जो जमा होने की खसूसियत है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एडिटिव प्रॉपर्टी जो है, ये आगे जाके इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है कि इफ़ देयर आर n वेव्स ज्वाइनिंग टुगेदर विद डिस्प्लेसमेंट्स y1 y2 y3 सो ऑन अप टू yn। डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से फासला, मीन पोजीशन से किसी भी लम्हे का किसी क्रेस्ट में या ट्रफ में जो फासला होता है कि कितना ऊंचा उभार ये आया है, समझिए वो डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम उसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को दोनों किए थे, ये यहाँ आके ऐड हुए हैं। तो कहता है कि n वेव्स इकट्ठी हुई थी, अगर यहाँ तो 2 ही ने, लेकिन अगर n वेव्स इकट्ठी हों, उनके ये डिस्प्लेसमेंट्स हों, जैसे ये 2 थे ए और बी, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई जो है वो सबका मजमुआ होगा। सिंपली ये वाली जो इक्वेशन है, वाई जो रिजल्टेंट मजमुई डिस्प्लेसमेंट है मीडियम के पार्टिकल का, जहाँ n वेव्स या n डिस्टर्बेंसेस इकट्ठी हुई हैं और सब के पैदा करदा डिस्प्लेसमेंट्स का मजमुआ होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उस मीडियम में। इक्वेशन नंबर 1 जो है यही कहलाती है मैथमेटिकल फॉर्म। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 2 और मोर वेव्स ज्वाइनिंग टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट इन ए मीडियम इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जमा होने की खसूसियत कि एक वेव उधर से आई एक इधर से आई तो सिंपली जमा हो जाएंगी आपस में, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसकी 2 टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी है। कंस्ट्रक्टिव में
जो फ़िक्रे लिखे उनकी तो चलिए लंबी चौड़ी तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक फ़िक्रा चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ द क्रेस्ट एंड ट्रफ मीट्स ट्रफ देन इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये देखें, एक वेव थी, इसकी y1 दिखाई है एम्पलीट्यूड, ये एक और वेव थी, उसकी y2 है, इसकी बड़ी है, y2 बड़ी दिखाई है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, लेकिन वेवलेंथ एक जैसी है, मतलब एक जैसे फैलाव में दोनों वेव्स आई हैं और दोनों एक जगह इकट्ठी हुई, एक ही जगह पे, एक ही रस्सी में, एक ही मीडियम में दोनों वेव्स इकट्ठी हुई, ये एक और ये दूसरी इकट्ठी हुई, तो उनका मजमूआ ये दिखाया है, रिजल्टेंट यहाँ दिखाया है। क्रेस्ट इसका भी सेम जगह पे आए थे, मिल गए तो y बराबर हुआ y1 प्लस y2। ट्रफ और ट्रफ आपस में मिले तो ये रिजल्टेंट लार्ज वेव आई है, ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ऐसे ही बच्चों डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, उसके दो केस दिखाए हैं, एक जनरल केस है, एक स्पेशल केस है। जनरल केस ये था कि एक ये वेव आई किसी एक मीडियम में, दूसरी बच्चों ये आई, इस तरह से दोनों आई एक ही जगह पे इस तरह मिली कि एक वेव का जहाँ क्रेस्ट पहुँचा दूसरी का उसी जगह ट्रफ है, और पहली का जहाँ ट्रफ है दूसरी का वहाँ क्रेस्ट है। लेकिन ये दोनों बाहर सेम साइज़ की नहीं है, सेम एम्पलीट्यूड नहीं है, y1 बड़ी है, y2 छोटी है, लेकिन ऑपोजिटली मिली हैं। ये दोनों इकट्ठी एक ही जगह पे मिली हुई दिखा दी, और उन दोनों का फिर रिजल्टेंट इफेक्ट ये हुआ बच्चों, वो वाली बड़ी वेव थी तो एक की y1 एम्पलीट्यूड, एक की y2, तो रिजल्टेंट हुई y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, क्योंकि y1 ऊपर को था तो y2 नीचे को था, ऑपोजिट होने की वजह से माइनस, यानी इस दफ़ा रिजल्टेंट हुआ y1 माइनस y2। ये तकरीबन बिल्कुल वही बात ही समझिए, जैसे एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स इधर को लग रही है, एक इधर को लग रही है। इधर को अगर फ़र्ज़ कीजिए 10 न्यूटन है, इधर को अगर 2 न्यूटन है, तो नेट फोर्स होगी 8 न्यूटन, 10 - 2, और किधर को होगी, जिधर को 10 न्यूटन की लग रही है बड़ी वाली फोर्स की सिमत में। तो जिधर को बड़ी वेव थी जैसी, जिधर उसका क्रेस्ट और ट्रफ था, उधर ही रिजल्टेंट वेव का क्रेस्ट और ट्रफ आए हैं। ये जनरल केस है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का। लेकिन एक स्पेशल केस भी है कि अगर दोनों वेव्स मिली तो डिस्ट्रक्टिवली हैं। डिस्ट्रक्टिवली मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, एक का क्रेस्ट है दूसरी का वहाँ ट्रफ है, जहाँ एक का ट्रफ है दूसरी का उसी जगह क्रेस्ट है, तो एक दूसरे को अपोज करेंगी। ये दोनों इकट्ठी एक ही जगह दिखा दी। इस दफ़ा y2 जो है वो बराबर है माइनस y1 के। y1 ऊपर को है तो y2 नीचे को है, तो y2 है ऑपोजिट लेकिन बराबर साइज़ है। तो इस दफ़ा रिजल्टेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। y2 की जगह y2 की जगह माइनस y1 पुट किया, y1 की जगह y1, और y2 क्योंकि माइनस y1 के बराबर था तो y2 की जगह माइनस y1 से माइनस y1 कैंसिल, रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड आई 0, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया 0। तो जनरल केस है कि किसी भी साइज़ या एम्पलीट्यूड की दो वेव्स मिली हैं तो सिंपली दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या डिस्प्लेसमेंट, और दोनों बराबर की हैं और ऑपोजिटली मिली हैं तो फिर तो बिल्कुल डेड वेव आई है। देखें कोई वेव नहीं है, सीधी लाइन आई है। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो उसने कहा इफ़ क्रेस्ट मीट्स ट्रफ एंड वाइस वर्सा, क्रेस्ट मिले ट्रफ से और ट्रफ मिले क्रेस्ट से, तो फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। और उसका स्पेशल केस है कि इफ़ टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड मीट ऑपोजिटली, दो वेव्स, एक क्रेस्ट काट, इफ़ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड मीट ऑपोजिटली देन वी गेट ए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डेड वेव। तो देन वी गेट ए डेड वेव, यूँ कर लीजिए, हमें डेड वेव मिलती है, ये कोई वेव नहीं है। ये बात हो गई। और एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो 3 है बेसिकली, इंटरफेरेंस है, बीट्स है और स्टेशनरी वेव्स है। इंटरफेरेंस तब कहलाती है, सुपरपोजिशन का रिजल्ट इंटरफेरेंस कहलाता है तब जब दो वेव्स कोई ऐसी मिली थी जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी थी और सेम डायरेक्शन में दोनों एक ही सिमत में जा रही थी और सेम फ्रीक्वेंसी थी, तो जब मिलेंगी आपस में तो जो रिजल्ट निकलेगा उनकी सुपरपोजिशन कहलाएगी इंटरफेरेंस। ये क्या होती है, कैसी होती है, अगला टॉपिक इसी के बारे में है, इंटरफेरेंस, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आगे जाके 9th चैप्टर में अलबत्ता फिर यही आएगा इंटरफेरेंस, लेकिन वो लाइट वेव्स के लिए होगा, वो वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे जो आगे टॉपिक्स हैं उन पर आते हैं। बीट्स का टॉपिक है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, और स्टेशनरी वेव्स का। बीट्स क्या होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स इकट्ठी यूँ आपस में हों, यूँ मिलें, यूँ सुपरपोज करें, यूँ सुपरपोजिशन हो कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसियाँ हों दोनों की। एक की फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर अगर कोई 100 हर्ट्ज़ है तो दूसरे की शायद 101 या 102 हर्ट्ज़ हो, बट मामूली सा फ़र्क हो, तो सुपरपोजिशन हो, इश्तराक हो, मिले आपस में दो वेव्स, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाती हुई लेकिन ज़रा सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिले, तो जो उनकी जो सुपरपोजिशन, उनका जो इश्तराक है उसको बीट्स कहते हैं, जो रिजल्ट निकलता है वो बीट्स होता है। और उसके बाद है जी स्टेशनरी वेव्स, ये भी एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। दो वेव्स यूँ सुपरपोज हों कि बिल्कुल बराबर फ्रीक्वेंसी हो, एक जैसी वेव्स हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से आके मिलें, तो उनका जो रिज़ल्ट है, जो उनका जो फाइनल जो उनका फिनोमिनन बनता है उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव। ये भी हमारा टॉपिक आएगा आगे इंशाल्लाह पढ़ना है। तो हमारे अब ये 2 टॉपिक हैं जो बारी बारी हमने आगे डिस्कस करने हैं। तो इनकी बुनियाद मैंने
कोशिश की कि कोई चीज़ रह भी ना जाए और जल्दी से सारा टॉपिक भी हो जाए। अगला टॉपिक आपके नोट्स पे इंटरफेरेंस है, मैंने बताया था यही वही जारी है, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। यहाँ तक इंटरफेरेंस का टॉपिक है, ये अब हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। हमारा टॉपिक स्मार्ट सिलेबस का है जी बीट्स। ले जी, इस टॉपिक के लिए बेसिकली आपने बुनियाद बना दी, वो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरा ही पढ़ लिया हमने। बीट्स का टॉपिक अभी अभी देखा था कि बीट्स कब पैदा होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स की यूँ सुपरपोजिशन हो यानी इश्तराक हो कि उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हों और सेम डायरेक्शन में जाती हुई मिले। और ये जो डब्बे वाली इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं इसके नीचे वाली चीज़ पढ़ दूँ कि बीट्स कहता है आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये भी एक तरह से डेफिनेशन ही समझिए, इसको डेफिनेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी ज़्यादा बेहतर ये डेफिनेशन है जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देती है, ज़्यादा इसका ज़्यादा वजाहत से है। तो ये क्या डेफिनेशन है, पहले हम वैसे ही इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर जब अगली इसकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह देखेंगे तो फिर दोबारा से देखेंगे, ये ज़्यादा फिर समझ आएगी बेहतर। क्या होती हैं बीट्स? बच्चों, बीट्स होती हैं पीरियोडिक अल्टरनेशंस, वक्फे से बराबर वक्फों से जो तब्दीलियाँ आती हैं, कमी बेशी पीरियोडिक अल्टरनेशंस। किस में तब्दीलियाँ आती हैं? इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड की शिद्दत में जो पीरियोडिक वेरिएशंस या अल्टरनेशंस होती हैं, किस वजह से? कॉज्ड बाय साउंडिंग टुगेदर टू सोर्सेज ऑफ साउंड हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड बीट्स। दो सोर्स हैं साउंड के, उनकी ज़रा सी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको इकट्ठा साउंड किया, इकट्ठा बजाया गया, दोनों साउंड के सोर्सेज को इकट्ठा साउंड किया गया, तो रिज़ल्ट ये निकलता है, जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि साउंड जो हमें सुनाई देती है उसकी इंटेंसिटी में पीरियोडिकली बराबर वक्फों से कमी बेशी यानी अल्टरनेशंस होती हैं। इन कमियों बेशियों को ऊंच नीच को इनको बीट्स कहते हैं। आवाज़ का ऊंचा होना, नीचा होना, इंटेंसिटी ऊंची नीच कम ज़्यादा होना, इसको इस ऊंची नीच होने को बीट्स कहते हैं। वन बीट एक्चुअली कौन है? वन बीट किसे कहते हैं? एक दफ़ा इंटेंसिटी ज़्यादा हुई और एक दफ़ा कम हुई तो इसको मिला के वन बीट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। चैप्टर 6 में, अब वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने उससे पहले ही पढ़ लिया था, आपको पता होना चाहिए। ब्लड फ्लो का टॉपिक पढ़ा था, तो ब्लड फ्लो में हमने पढ़ा था वन हार्ट बीट क्या होती है, वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल मिला के दोनों को एक हार्ट बीट है। ऐसे ही वन बीट क्या होती है? वन राइज एंड वन फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड आर कोलेक्टिवली कॉल्ड वन बीट। एक बीट, ये जो बीट्स हैं बार बार राइज फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो एक राइज और एक फॉल इन द इंटेंसिटी को मिला के वन बीट कहते हैं। ये चीज़ आगे भी इस अप्लाई करनी है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो फिर ये डेफिनेशन बेहतर समझ आएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या बात हो रही है? कहता है कि जी हमें पता है ऑलरेडी, पीछे बात कभी हो भी चुकी है कि ट्यूनिंग फोर्क्स हमें पता है कैसे होते हैं। चैप्टर 7 के भी पहले पेज पे बात हुई थी, फिर चैप्टर 8 अभी ये जो चल रहा है इसको शुरू करते हुए अभी फिर उसी का हवाला भी देखा था दोबारा। ट्यूनिंग फोर्स हमें पता है बच्चों साउंड वेव्स पैदा करते हैं, और ट्यूनिंग फोर्क का जो स्टेम होता है, दो तो प्रॉन्ग्स होते हैं और ये नीचे स्टेम है। देखे भी होंगे आपने, शायद ये जो लॉकडाउन हुआ शायद कुछ लोगों ने मैट्रिक में ना देख सके हों, उसकी वजह से कुछ लोगों ने देखे होंगे। इसका जो ये स्टेम है, इसके ऊपर आमतौर पे कोई नंबर लिखा हुआ होता है, 256 या कोई 384 वगैरह या 512 वगैरह, जो भी नंबर इस पे लिखा हो, उसका मतलब ये होता है कि जब आप इस ट्यूनिंग फोर्क को, एक रबड़ का पैड होता है, कोई रबड़ का पैड, उसके ऊपर इस ट्यूनिंग फोर्क को यूँ स्ट्राइक करते हैं, यूँ बजाते हैं, उसको यूँ बजाते हैं, तो इसकी वाइब्रेशन करती हैं ये जो प्रॉन्ग्स हैं, ये दाएं बाएं को ये वाइब्रेशंस होती हैं। और कितनी तेज़ी से वाइब्रेशन होती हैं, तो जो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है उतने हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि अगर 256 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉन्ग्स हैं इस ट्यूनिंग फोर्क के, ये एक सेकंड में 256 वाइब्रेशंस मुकम्मल करेंगे। और वन वाइब्रेशन की 4 पॉसिबिलिटीज़ कभी देख चुके हुए हैं आप यहाँ तक। चैप्टर 7 के शुरू में याद होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। वन वाइब्रेशन ये भी है, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, और यहाँ से चल के वापस इधर ही पहुँचे तो ये भी वन वाइब्रेशन है। और भी हैं, आपको पता है, तो ये भी इधर इस्तेमाल करना है वन वाइब्रेशन का। तो 256 का मतलब है एक सेकंड में 256 दफ़ा वाइब्रेशन होती है इसके प्रॉन्ग्स की। ये छोटी सी बात याद रहे। इसका मतलब है जिसके ऊपर 256 लिखा है तो वो 256 हर्ट्ज़ की साउंड पैदा करता है, जिसके ऊपर 512 लिखा है वो 512 हर्ट्ज़ की साउंड पैदा करता है। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली, मिक्सचर नहीं, हर ट्यूनिंग फोर्क की अपनी मखसूस सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों का मिक्सचर नहीं होता। तो वो जो सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, उस सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम कहते हैं प्योर नोट, खालिस आवाज़, खालिस सदा,
नोट, आवाज़। प्योर नोट का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़। तो पहली तो बात ये समझ आई कि ट्यूनिंग फोर्क्स प्योर नोट्स देते हैं, यानी उनकी मखसूस सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी उनको बजाएं हर दफ़ा उतनी ही। अच्छा, लेकिन और इसीलिए दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क इकट्ठे बजा दें तो हमें उनकी आवाज़ का डिफरेंस नहीं फील होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है आवाज़ की पिच, ये भी पता है आपको। फ्रीक्वेंसी पर आवाज़ का तीखापन डिपेंड करता है, यानी या कहिए तीखापन, हाँ जी, आवाज़ का जो तीखापन है, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करती है आवाज़ के तीखेपन को। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच होगी। जैसे कि बच्चों और औरतों की आवाज़ तीखी होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मर्दों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, आवाज़ भारी होती है। अच्छा, बात हो रही है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली प्योर नोट कोई भी ट्यूनिंग फोर्क पैदा करता है, और दो ट्यूनिंग फोर्क सेम फ्रीक्वेंसी वाले हों, उनको इकट्ठा बजाएं तो आप उनके आवाज़ों का फ़र्क नहीं कर सकेंगे। अलग अलग बजाएं तो भी वो उसी तरह की आवाज़ तीखी आएगी, इकट्ठे बजाने पर भी उसी तरह की आएगी। लेकिन अगर उन दो ट्यूनिंग फोर्क फ़र्ज़ कीजिए आपने लिए हैं सेम फ्रीक्वेंसी वाले, उन दोनों में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम कर दें। मिसाल अब यहाँ ये दी है कि एक ट्यूनिंग फोर्क ये था, एक ट्यूनिंग फोर्क ये था, ये ए ट्यूनिंग फोर्क था, ये बी था, और यहाँ कहा यह गया कि जो एफ़ ए है वो भी 32 हर्ट्ज़ है, मिसाल के तौर पर, सिर्फ बात समझाने के लिए मिसाल, और एफ़ बी जो है दूसरे वाले की वो भी 32 हर्ट्ज़ थी। इकट्ठे बजाए जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं फील होगा। लेकिन इनमें से एक ट्यूनिंग फोर्क, जैसे कि बी जो है, इसको कहा गया कि इस ट्यूनिंग फोर्क पर आपने थोड़ा सा मोम मल दिया, मोमबत्ती वाला मोम, वैक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या एक और मटेरियल होता है मोम से मिलता जुलता, प्लास्टिसीन मल दी उसके ऊपर, मोम या प्लास्टिसीन उसके ऊपर आपने मल दी। अब उससे क्या हुआ, मोम मलने से या बच्चों प्लास्टिसीन मलने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बी पर मला है आपने मोम, तो उसके ट्यूनिंग फोर्क थोड़ा, उसकी जो प्रॉन्ग्स हैं थोड़ी सी भारी हो गई, हल्की सी मालिश हुई, बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा, मामूली सी भारी हो गई, मैस बढ़ गई, इनर्शिया बढ़ गया तो अब ये ज़्यादा तेज़ नहीं मूव कर सकेंगे जितनी पहले कर रही थी, जिस फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी गिर जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी गिर गई। और फ़र्ज़ कीजिए उसकी तो खैर वही है, ए पर नहीं मोम मला, इसकी तो वही 32 हर्ट्ज़ है, और किताब वाला कह रहा है कि फ़र्ज़ करें इस पर मोम मला तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होके, फ़र्ज़ कर लें वो कह रहा है जी 30 हर्ट्ज़, एफ बी जो है वो कम होके वो हो गई 30 हर्ट्ज़। पहले सेम थी, लेकिन एक बी पर मोम मल दिया या प्लास्टिसीन मल दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी गिर गई। अच्छा, अब दोनों की स्लाइटली डिफरेंट हो गई, सिर्फ 2 हर्ट्ज़ का फ़र्क है दोनों का। अब इकट्ठे बजाए जाएंगे तो यू विल हियर ए साउंड ऑफ पीरियोडिकली वेरिइंग इंटेंसिटी। ऊंची नीची पीरियोडिकली आवाज़ होती सुनाई देगी। इन्हीं को बीट्स कहते हैं। ये जो मैंने अभी तक बातें की हैं, मैं ज़रा जल्दी से इनकी रीडिंग करने लगा हूँ आपके नोट्स से, और फिर इसकी एक क्यों ऊंची नीची पैदा होगी इन दोनों को बजाने पर, उसकी वजाहत अभी बाद में करते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है जी, ट्यूनिंग फोर्क्स गिव आउट प्योर नोट। ट्यूनिंग फोर्क्स देते हैं खालिस आवाज़, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़। इफ़ टू ट्यूनिंग फोर्क्स A and B of same frequency, say 32 hertz, are sounded separately, they will give out pure notes. अलग अलग बजाए जाएं तो खालिस आवाज़ देंगे, प्योर नोट्स देंगे। इफ़ दे आर साउंडेड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे बजाए जाएं तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द नोट्स ऑफ वन ट्यूनिंग फोर्क फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। तो आपको फ़र्क करना मुश्किल होगा। द साउंड वेव्स ऑफ द टू विल बी सुपरपोज टू ईच अदर ऑन ईच अदर एंड विल बी हर्ड बाई द ह्यूमन ईयर एज सिंगल नोट। इकट्ठे बजाए जाएँ, सेम फ्रीक्वेंसी है तो सिंगल नोट ही सुनाई देगी, एक जैसी आवाज़ ही आएगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। इफ़ द ट्यूनिंग फोर्क बी इज़ लोडेड विद सम वैक्स और प्लास्टिसीन, उसको लोड कर दिया, उस पर चढ़ा दी, थोड़ी सी मालिश कर दी मोम की या प्लास्टिसीन की, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर्ड स्लाइटली, उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। से कह दें, फ़र्ज़ कर लें, इट बिकम्स 30 हर्ट्ज़। अब दो ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास अवेलेबल हो गए, 32 और 30 हर्ट्ज़ वाले। इफ़ नाउ द टू ट्यूनिंग फोर्क्स आर साउंडेड टुगेदर, अब अगर बजाए जाएंगे इकट्ठे तो ए नोट ऑफ अल्टरनेटली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी विल बी हर्ड। ऊंची नीची होती हुई आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी ज़्यादा कम यूँ सुनाई देगी। राइज और फॉल। दिस नोट इज़ कॉल्ड बीट नोट और ए बीट। तो एक दफ़ा राइज और एक फॉल को बीट कहेंगे, या बार बार ऊंची नीची तो उसको कहेंगे बीट्स की नोट आ रही है, आवाज़ आ रही है, विच इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस, या कह लीजिए आप यहाँ इंटरफेरेंस की बजाय कहिए सुपरपोजिशन कह लीजिए, तो क्योंकि आपने इंटरफेरेंस तो वैसे ही पढ़ा ही नहीं है। विच इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन बिटवीन दी साउंड वेव्स फ्रॉम ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी। दोनों का सुपरपोजिशन हुई, आपस में मिली हैं, तो फिर ऊंची नीची आवाज़ आई। क्यों ऐसा हुआ, अब उसकी वजाहत करने लगे हैं, क्यों ऊंची नीची आएगी जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ बीट्स इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है जी आगे,
जिससे ये वाला इस पेज से अगला हमारा पेज नंबर 18 से अगला हमारा पेज नंबर 19 है, ये वाला। ये इस टेबल में देखिए टाइम दिया है, पहले 0 सेकंड, 1/4 सेकंड, चौथाई सेकंड यानी 1/2 सेकंड, हाफ सेकंड यानी 3/4 यानी पौना सेकंड, 0.75 यानी, और पूरा 1 सेकंड। एक सेकंड के मुख्तलिफ अलग अलग लम्हे, अलग अलग हिस्से कर लिए 0 से स्टार्ट करके। तो टाइम के मुख्तलिफ लम्हे लिए और इधर क्या लिया, कंडीशन ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क्स। 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं, ये ए है, ये बी है, एक दूसरे के ऊपर नीचे ये एक दूसरे के बिलमुकाबल दिखाए गए हैं। और नीचे फिर रिज़ल्ट क्या निकला। बात हम यूँ शुरू करने लगे हैं बच्चों, अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ कर लिया कि दोनों ट्यूनिंग फोर्क हमने इकट्ठे बजाए हैं, इकट्ठे ही किसी रबड़ पैड पर यूँ करके स्ट्राइक किए, और ये फ़र्ज़ कर लिया कि दोनों, जिस लम्हे हमने टाइम नोट करना शुरू किया 0 सेकंड पे, उस लम्हे दोनों का ही अपनी असल जगह से, ये जो पतली सी लाइन है ये ओरिजिनल जगह है, और ये जो अब इधर को आई हुई है, यानी दोनों की जो प्रोंग है इसकी भी अपनी असल जगह से थोड़ा असल जगह से दाएं तरफ को आई हुई है। जब ट्यूनिंग फोर्क यूँ वाइब्रेट करेगा, उसकी जो प्रोंग्स हैं यूँ वाइब्रेट करेंगी, तो जब वो इधर को जाएंगी तो एक कंप्रेशन भेजेंगी, पीछे को आएंगी तो रेयर फ्रैक्शन, इधर जाएंगी तो कंप्रेशन, पीछे को तो रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह से बार बार यूँ वाइब्रेशन होगी, तो कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, इधर को जाएगा कंप्रेशन, जब इधर को आएगा प्रोंग, और जब पीछे को जाएगा तो फिर इधर को जाएगा रेयर फ्रैक्शन। अब ये ज़हन में रहे। और 1 कंप्लीट वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर हमने इस एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है, ये मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम ओ, ए और ए डैश, अगर इधर से स्टार्ट किया तो फिर इधर जाके वापस आया तो आधी वाइब्रेशन, और दोबारा उधर ही पहुंचा तो फिर फुल वाइब्रेशन। ये अब याद रहे, इस ए से ए डैश पर आधी वाइब्रेशन और वापस ए पर पूरी वाइब्रेशन। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये भी इस्तेमाल करना है हमने। अच्छा, तो हमने स्टार्ट कहीं से करना था, तो वो अपनी मर्ज़ी से फ़िलहाल यूँ सब फ़र्ज़ किया कि जी स्टार्ट इसका यूँ हुआ कि दोनों ट्यूनिंग फोर्क इकट्ठे बजाएगा, और दोनों ने पहली दफ़ा इधर को कंप्रेशन भेजा था, यहाँ से बात स्टार्ट हुई, इसने भी कंप्रेशन भेजा, इसने भी कंप्रेशन भेजा। याद रहे इसकी 32 हर्ट्ज़ है, इसकी 30 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा है, इसकी 32 हर्ट्ज़ है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 32 फुल वाइब्रेशंस, 32 कंप्लीट वाइब्रेशन। इसका मतलब है इसने 1 सेकंड में 30 करनी है वाइब्रेशन। अच्छा बच्चों, अगर 1 सेकंड में इसने पूरी 32 करनी है, तो मैं डायरेक्ट आखिरी ये इस खाने में आया हूँ, तो वहाँ तक हो गया, 0 से चल के यहाँ तक हुआ 1 सेकंड, तो यहाँ तक कितनी हो गई इसकी पूरी 32 वाइब्रेशन, जबकि दूसरे की यहाँ 30 पूरी हुई। और पूरी वाइब्रेशन का मतलब है स्टार्ट लिया था इधर से, यानी मीन पोजीशन की बजाय दाएं तरफ से स्टार्ट लिया, तो फुल वाइब्रेशन का मतलब है पीछे जाके वापस इधर आया होगा, तो एक वाइब्रेशन। इसका मतलब है 32 दफ़ा ये यहाँ से स्टार्ट लेके उधर जाके 1 दफ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 32 दफ़ा हो गई होगी इसकी पूरी वाइब्रेशन। इसकी 1 सेकंड में 30 हुई होंगी। और इधर आए हाफ सेकंड में, तो जिसकी बच्चों 1 सेकंड में 32 हुई है, तो हाफ सेकंड में कितनी है, ये लिखा हुआ है 16 भेजी होंगी, 16 फुल 16 वाइब्रेशन, 16 पूरी मुकम्मल कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब है अगर स्टार्ट इधर वाली एक्सट्रीम से किया था तो फिर यहाँ भी पूरी 16 हुई हैं, 16.5 नहीं। अगर 16.5 हुई होती तो मैंने अभी बता दिया कि अगर स्टार्ट इधर से लिया है तो वापस आए तो आधी वाइब्रेशन, और फिर इधर को वापस आए तो 1 वाइब्रेशन। यहाँ है तो फुल और यहाँ है तो आधी, फिर फुल इधर आधी, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट लिया इधर गए तो आधी, 1 वाइब्रेशन, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, यानी जब इधर आए तो पूरी फुल वाइब्रेशन। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज़ है उसने आधे सेकंड में 16 भेजी है, पूरी 16, तो मतलब फिर कंप्रेशन भेजा होगा, यानी इधर आया होगा प्रोंग। और जिसकी 30 हर्ट्ज़ है उसकी आधे सेकंड में 15 गई होंगी। अच्छा, फुल सेकंड का भी बात कर दी, हाफ सेकंड की भी कर दी, तो हाफ से हाफ, आधे से आधा, यानी चौथाई सेकंड की बात करें तो बच्चों जिसकी 32 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो उसको 4 पे डिवाइड करें तो उसने 1/4 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस भेजी होंगी, 8, पूरी 8, 8.5 नहीं। इसका मतलब है इधर कोई होगा, यानी कंप्रेशन ही उस वक्त भेजा होगा इस लम्हे। लेकिन दूसरे ने इस लम्हे क्या किया, बी ट्यूनिंग फोर्क ने इसी वक्त, जिसकी 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में उसकी 30 है, आधे सेकंड में 15 है, तो आधे से आधे में 7.5, 15 का हाफ 7.5। अब मैंने अभी बताया आपको कि 7.5 का मतलब है कि पीछे आया हुआ है उसका प्रोंग, पूरी वाइब्रेशन इधर होगी और आधी जो भी होगी वो इधर होगी। इसका मतलब है इसमें अब असल जगह से, ये असल जगह है और उससे पीछे को आया हुआ है ये प्रोंग। पीछे को आने का मतलब है इसने क्या भेजा, रेयर फ्रैक्शन। अभी बताया था, जब इधर आया तो कंप्रेशन, जब पीछे गया तो फिर इसने भेजा रेयर फ्रैक्शन, इधर को भेजा रेयर फ्रैक्शन। बस अब यही सारी बात अब समझनी है कि जी स्टार्ट किया 0 से,
तो पहली दफ़ा खुद ही फ़र्ज़ कर लिया कि दोनों ने इनिशियली भेजा ही कंप्रेशन था दोनों ने, इसने भी उसने भी। और फिर चौथाई सेकंड बाद इसकी 8 वाइब्रेशन पूरी हुई तो फिर इसने कंप्रेशन भेजा, इसकी 7.5 है तो इसने भेजा रेयरफेक्शन। फिर आधे सेकंड बाद दोनों का क्या हुआ, उसकी 16 इसकी 15, पूरी 16 पूरी 15, दोनों ने कंप्रेशन भेजा। फिर 3/4 सेकंड गुजरा तो इसकी हो गई 24 वाइब्रेशन, 3/4 यानी 32 का 3/4 32 मल्टीप्लाई बाई 3/4 तो ये बनेगा 24। और जिसकी 30 है उसकी चौथाई सेकंड में 7.5 थी, फिर मजीद 7.5, आधे सेकंड में 15 हो गई, मजीद 7.5 यानी 22.5 वाइब्रेशन। 22.5 का मतलब है पीछे को आया हुआ प्रॉन्ग यानी रेयरफेक्शन भेजा। और पूरे एक सेकंड मुकम्मल होने पर इसकी भी पूरी 32, इसकी भी पूरी 30, तो दोनों ने कंप्रेशन भेजा। यानी यहाँ दोनों ने कंप्रेशन भेजा आगे को, यहाँ एक ने कंप्रेशन दूसरे ने रेयरफेक्शन, इस लम्हे एक ने कंप्रेशन दूसरे ने भी कंप्रेशन, यहाँ एक ने कंप्रेशन दूसरे ने रेयरफेक्शन, यहाँ फिर दोनों ने कंप्रेशन। अब होगा क्या, पहली दफ़ा जब स्टार्ट किया दोनों ने कंप्रेशन भेजा तो अभी पीछे से डिस्कस किया था, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले 2 वेव्स हैं। अगर तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो फिर क्रेस्ट की बजाय वहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। तो पीछे अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में सीख लिया था बच्चों कि 2 वेव्स यूँ मिले कि दोनों की सेम सिचुएशन मिले, यानी दोनों का क्रेस्ट मिले या दोनों का ट्रफ मिले तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और दोनों की वजह से एम्पलीट्यूड ऐड हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, मिल के मजमूई असर जमा हो जाता है, लार्ज लाउड साउंड, लार्ज इफेक्ट आएगा। दोनों ने ही कंप्रेशन भेजा, कंप्रेशन से कंप्रेशन मिले तो लाउड साउंड यानी बड़ी एम्पलीट्यूड वाली आवाज़ आएगी। लेकिन इधर क्या हुआ, चौथाई सेकंड बाद इसका कंप्रेशन इसका रेयरफेक्शन एक दूसरे के उलट मिली हैं। ये समझिए उसी तरह की सिचुएशन है जैसे ये थी डिस्ट्रक्टिव में, वहाँ ज़रा ट्रांसवर्स वेव्स का दिखाया था, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल है, तो वहाँ क्रेस्ट से ट्रफ मिला था तो हुई थी डिस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट से ट्रफ मिला था तो डिस्ट्रक्टिव। यहाँ कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में तो ये भी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई, जिसका मतलब है एक दूसरे का असर कैंसिल करेंगी, तो यानी फेंट मध्यम या नो साउंड, मोस्ट प्रोबेबल ये है कि साउंड ना होने के बराबर आया, आपको पता ही ना चले कि कोई साउंड आई है, ज़ीरो साउंड। तो यहाँ लाउड साउंड थी, दोनों ने कंप्रेशन से कंप्रेशन मिलाया तो मिल के इकट्ठा असर डाला तो मजमूई असर बड़ा होकर लाउड साउंड, यहाँ नो साउंड। आगे फिर कंप्रेशन से कंप्रेशन आधे सेकंड पे तो फिर लाउड साउंड, आगे फिर कंप्रेशन से रेयरफेक्शन 3/4 सेकंड पे यानी पौने सेकंड पे तो फिर नो साउंड, आगे फिर दोबारा पूरा 1 सेकंड तो दोनों ने कंप्रेशन से कंप्रेशन मिलाया तो फिर लाउड साउंड। यही तो हो रहा है बीट्स, यही तो हमने कहा था। ये पूरी इस टेबल में एक्सप्लेनेशन हो गई, वजह समझ आ गई, वजाहत हो गई कि बीट्स क्यों पैदा होती हैं। ये जो सारी बात की थी हमने कि दोनों की ज़रा सी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी हुई तो पीरियोडिकली ऊंची नीची इंटेंसिटी वाली साउंड आएगी, तो लाउड साउंड नो साउंड, लाउड साउंड नो साउंड, लाउड साउंड यानी ऊंची नीची, यही तो है बीट्स। और ज़ीरो को नहीं गिनना, ज़ीरो को गिने बगैर, जैसे फुट्टे के ऊपर फुट स्केल पर पहली लाइन 0 होती है वो नहीं गिनते, उसके बाद की गिननी है। यहाँ से तो स्टार्ट लिया था, इसके बाद कितने हुए हैं, कितनी दफ़ा ऊंची और नीची हुई है, तो ये हुई जी एक दफ़ा नो साउंड और ये लाउड साउंड, यानी एक दफ़ा राइज़ एक दफ़ा फॉल, राइज़ प्लस फॉल मिलके बनी 1 बीट, आगे फिर एक राइज़ और एक फॉल 1 बीट। इसका मतलब है 1 सेकंड में टोटल 2 बीट्स पैदा हुई हैं, एक राइज़ और एक फॉल, एक राइज़ और एक फॉल। 0 से तो स्टार्ट लिया, इसको नहीं गिनना, जैसे फुट्टे के ऊपर 0 पहली लाइन होती है उसको नहीं गिनते, उसके बाद गिनते हैं, दूसरी लाइन 1 होती है, तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही है कुछ। अब इसी चीज़ की, इसी फिनोमेनन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अब वो बात याद करें जो आपको कोई पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, ये मैं जल्दी से आपको दिखा भी दूँ इस जगह पे, और मैंने ये नाम भी लिया था बीट्स वाले टॉपिक का, ये वाला कुछ याद आया हो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, ये रिजल्ट बच्चों थी तो कंप्रेशनल वेव, लेकिन उनको ग्राफिकली हम ट्रांसवर्स वेव के तौर पर दिखा सकते हैं अपनी आसानी के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को समझने के लिए। तो ऐसा ही ये ट्रांसवर्स वेव्स दिखाई हैं, ये भी और ये भी। अब यहाँ दिखाया क्या है, यहाँ क्या किया है, यहाँ ठीक वही किया है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये किया था। पहले ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में भी डिस्ट्रक्टिव में भी पहले एक वेव दिखाई, फिर दूसरी दिखाई, और फिर दोनों का रिजल्टेंट, यहाँ इकट्ठी दोनों होकर दिखा दी, फिर रिजल्टेंट। ऐसे ही यहाँ भी एक वेव ये दूसरी और फिर ये रिजल्टेंट, एक वेव दूसरी और ये उनका रिजल्टेंट। ऐसा ही कुछ बस इधर होने लगा है, क्योंकि ये बीट्स भी उसी की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है, बात हो गई हुई है पहले ही। तो बच्चों ये हमने सिंपली ट्यूनिंग फोर्क ए जो था उसने जो वेव्स पैदा करके भेजी हैं, ये हमने उनको ग्राफिकली थी तो कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव थी, लेकिन उसको ट्रांसवर्स वेव के तौर पर दिखाया। ये ए ट्यूनिंग फोर्क की वेव, ये बी की। और बड़ी अहम बात जो ख़ास नोट करनी है वो ये है कि यहाँ से स्टार्ट करके इस जगह से स्टार्ट करके और इस जगह तक ये जो फैलाव है ये हाफ सेकंड का हमने शो किया, आधे सेकंड का। ऊपर पूरे सेकंड 1 सेकंड की बात की थी, यहाँ उससे भी आधे की बात कर रहे हैं। अब आधा सेकंड है तो इस आधे सेकंड के अंदर
वो जिसकी 32 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो आधे सेकंड में भला कितनी वेव्स भेजी होंगी? 16। और जिसकी 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है उसने कितनी भेजी होंगी? 15। यहाँ से स्टार्ट लेना है, ज़रा गिनिए जल्दी से। आपने ये होमवर्क के तौर पर खुद ही बना के अपना होमवर्क खुद ही चेक करना है, जैसे मैं आपको डायग्राम का होमवर्क देता था, ये आपने हाथ से बनानी है, वरना पूरी बात नहीं समझ आएगी। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। ये यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, ये 0 पॉइंट है, जैसे फुट्टे का 0 होता है। उसके बाद गिनिए कितनी वेव्स हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक एक वेव। तो पहला तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एक वेव, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये पूरी 16। आधे सेकंड के फैलाव में 16 ही आनी थी, क्योंकि ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज़ है। आधे सेकंड में 16 वाइब्रेशन या 16 वेव इसने भेजनी है। इसी दौरानिए में, इसी फैलाव में, इसी आधे सेकंड में बी ट्यूनिंग फोर्क की कितनी आई? यहाँ से तो 0 स्टार्ट हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये पूरी 15। और नोटेबल, बड़ी ख़ास नोटेबल बात यह कि स्टार्ट तो दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम साइड पे है, यानी उसका भी पीक है ऊपर, टॉप एक्सट्रीम, इसकी भी टॉप एक्सट्रीम, स्टार्ट सेम, जैसे यहाँ स्टार्ट सेम सिचुएशन से हुआ था। लेकिन बच्चों ये पूरा फैलाव आधे सेकंड का है, लेकिन 1/4 सेकंड के बाद क्या हुआ है? ऑटोमेटिकली ये आप देख रहे हैं उतने ही फैलाव में इसकी 16 है, उतने ही फैलाव में इसकी 15 है। तो फिर एग्जैक्ट हाफ करेंगे ना, तो फिर इसकी तो बनी 8 फुल वेव्स, लेकिन इसकी उतने ही फैलाव में, आधे सेकंड के फैलाव में 15 थी, तो आधे से आधे में 7.5। चुनाचे उसका आया था जहाँ क्रेस्ट, यहाँ इसका आया है ट्रफ। ये बड़ी ख़ास नोटेबल बात है, ये आपने हाथ से बना लेनी है, 2-3 दफ़ा बना के लाजमी करनी है। अब जहाँ तो दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले तो लाउड यानी ऊंची एम्पलीट्यूड वाला रिजल्टेंट, ये अब दोनों का रिजल्टेंट है। ये एक वेव, ये दूसरी, और ये दोनों का रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट में देखें दोनों से बड़ी वेव आई है स्टार्ट में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ बढ़ता गया हत्ता कि यहाँ जाके चौथाई सेकंड 1/4, यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, क्योंकि ये पूरा 1/2 है, यहाँ तक 1/4 और फिर मज़ीद फिर 1/4, तो ये 1/4 फिर 1/4। एक्स पॉइंट पर तो रिजल्टेंट जो है वो लाउड या ऊंची एम्पलीट्यूड वाला आया, क्योंकि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई। लेकिन यहाँ तक पहुँचते इख्तलाफ होता गया, क्योंकि उसकी और फ्रीक्वेंसी इसकी और है, तो यहाँ तक बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। उसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, क्रेस्ट से ट्रफ में तो होती है डिस्ट्रक्टिव, वो जो अभी पीछे स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन पड़ा था वही, तो डिस्ट्रक्टिव है। तो ये देखें 0 पे आ गई, ये एम्पलीट्यूड 0 है रिजल्टेंट की। उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा मैच करती गई, तो फिर रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड बढ़ते यहाँ जाके पूरा हाफ सेकंड पूरा होने पर, या जैसे यहाँ था हाफ सेकंड पूरा होने पर इसने भी कंप्रेशन भेजा, उसने भी कंप्रेशन, चुनाचे लाउड साउंड, चुनाचे उसका भी क्रेस्ट, तो लाउड रिजल्टेंट आया। ये पूरा ग्राफ मैंने समझा दिया, इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स। पॉइंट एक्स पे लाउड साउंड, वाई पे नो साउंड, जेड पे फिर लाउड साउंड। तो क्योंकि इधर पॉइंट एक्स पे दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, उसका भी ऊपर को, तो कंस्ट्रक्टिव हुई। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है तो डिस्ट्रक्टिव, यहाँ फिर सेम है तो फिर कंस्ट्रक्टिव। यही बातें हो रही हैं। कहता है वेव फॉर्म ऑफ द नोट, यानी आवाज़ जो खारिज हुई, एमिटेड फ्रॉम ए ट्यूनिंग फोर्क ए एंड वेव फॉर्म ऑफ नोट एमिटेड बाई ट्यूनिंग फोर्क बी इज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाई गई हैं। व्हेन बोथ द ट्यूनिंग फोर्क्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर, इकट्ठे बजाए जाएंगे एट सम इंस्टेंट एक्स, किसी लम्हे एक्स पर क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स इज इन द सेम डायरेक्शन, उसका भी ऊपर को, तो मिलकर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, मजमूई डिस्प्लेसमेंट बड़ा आएगा, एंड लाउड साउंड इज हर्ड। लेकिन आफ्टर 1/4 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ड्यू टू one tuning fork is opposite to the displacement of the wave due to the other tuning fork, resulting in a minimum displacement at y. ये हो गया। Hence faint or no sound, मध्यम या no sound is heard. Another 1/4 second later, इसके बाद मजीद 1/4 second यानी z point पे क्या होगा? The displacements are again in the same direction and a loud sound is heard again at z. This means a loud sound is heard 2 times in each second. यानी आधे सेकंड में, ये पहली को नहीं गिनना, फिर से याद रहे, आधे सेकंड में तो ये फेंट या नो साउंड थी, यहाँ पर एक दफ़ा लाउड थी। तो अगर आधे सेकंड में एक दफ़ा तो वो ऑलरेडी बात हो गई है, 2 सेकंड में फिर 2 दफ़ा, एक सेकंड में फिर 2 दफ़ा, आधे सेकंड में एक दफ़ा, तो 1 सेकंड में 2 दफ़ा, वो बात कर रहा है। नाउ द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क्स इज ऑल्सो 2 हर्ट्ज़, एक की 32 है, एक की 30 है। हमने देखा कि 1 सेकंड में लाउड साउंड भी 2 दफ़ा पैदा हुई, फेंट भी 2 दफ़ा, यानी 2 बीट्स पैदा हुई, और फ्रीक्वेंसियों का फ़र्क भी 2 का है। रिजल्ट क्या निकला? ये देखें जी, रिजल्ट बच्चों निकला, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क्स। हर 1 सेकंड में हमने अभी पीछे सीख लिया, बड़ी डिटेल से समझ लिया कि 2 बीट्स पैदा होंगी और दोनों की फ्रीक्वेंसियों का फ़र्क भी 2 का ही है। तो ये बड़ा हम रिजल्ट है। और बीट फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? जैसे अकेली फ्रीक्वेंसी हो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, लेकिन ये बीट फ्रीक्वेंसी है तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड।
इट इज़ द नंबर ऑफ बीट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। और उसका ये फार्मूला है, n से ज़ाहिर करें अगर बीट फ्रीक्वेंसी को, तो इफ़ n है बीट फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, तो वो होगी दोनों फ्रीक्वेंसियों के डिफरेंस के बराबर। वही बात जो अभी पीछे हमने पूरी डिटेल से समझ ली है कि जितना दोनों फ्रीक्वेंसियों का फ़र्क है उतनी ही बीट की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 1 सेकंड में उतनी ही बीट्स पैदा होंगी। प्लस या माइनस साइन लिखा है, इसका मतलब है कि जो हमने चुने हैं 2 ट्यूनिंग फोर्क, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ट्यूनिंग फोर्क ए जो है उसी की ज़्यादा हो और बी की कम हो सकता है ए की कम हो बी की ज़्यादा हो, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, इसीलिए प्लस या माइनस लिखा है। ये हो गया जी। आगे बस 2 हेडिंग्स रह गई, ये टॉपिक फिनिश होने में। कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल बीट्स। अच्छा, अब बीट्स पैदा हो रही हैं, हमने देख लिया कि जितना फ्रीक्वेंसियों का फ़र्क होता है 1 सेकंड में उतनी बीट्स पैदा होती हैं। तो फ्रीक्वेंसियों का फ़र्क बच्चों अगर 5 का हुआ तो फिर हर 1 सेकंड में 5 बीट्स, अगर 10 का हुआ तो 1 सेकंड में 10 बीट्स। अब मसला ये है कि हमारे इंसानी जहन जो है, इंसानी दिमाग जो है, अल्लाह ने इस तरह का बनाया कि अगर 1 सेकंड में कोई 9-10 दफ़ा या 11 दफ़ा, तकरीबन 10 दफ़ा से ज़्यादा ऊंची नीची आवाज़ हो, तो हमें फिर वो, हमें नहीं लगता कि जैसे वो अलग अलग ऊंची नीची आवाज़ है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक साइकिल को उसके स्टैंड पे खड़ा कर दें और एक गत्ते का टुकड़ा लें और साइकिल के पैडल चलाना शुरू करें और गत्ते का टुकड़ा पिछले पहिए की तारों के साथ टच करें। शुरू में जब अभी स्लो चल रहा है पहिया तो खट खट की आवाज़ आएगी गत्ते की, लेकिन आप पैडल और तेज़ करें तो खट खट तेज़ होती जाएगी। बहुत तेज़ कर देंगे तो वो खट खट की बजाय छर्र सुनाई देगी आपको, अलग अलग खट नहीं सुनाई देगी। ये वही बात है कि अगर 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा बीट्स पैदा हुई तो हमें फिर लगेगा नहीं कि बीट्स पैदा हो रही हैं। डिटेक्टेबल हों, यानी पता भी चले कि डिटेक्ट हों, खोज लग सके कि बीट्स पैदा हो रही हैं, तो उसकी कंडीशन है कि 10 हर्ट्ज़ तक का फ़र्क हो, से ज़्यादा का ना हो। कहता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 साउंड्स इज मोर देन अबाउट 10 हर्ट्ज़ देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज बीट्स। 10 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का फ़र्क तकरीबन हो जाए तो फिर बीट्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है, कंटिन्यूस आवाज़ आना शुरू हो जाती है बजाय अलग अलग बीट्स पैदा होने के, सुनाई देने के। लास्ट पॉइंट एप्लीकेशन है जी एक बीट्स की, और इसको कहते हैं ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक एप्लीकेशन है। बीट्स अप्लाई कहाँ होती हैं बच्चों? 2 आपके पास फ़र्ज़ कीजिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पियानो होता है, उसको आपको पता है यूँ इस तरह से बजाते हैं, उसको उसकी तार खिंची हुई होती है, आवाज़ निकलती है बड़ी प्यारी सी उसमें से। तो एक कोई आपके पास 2 पियानो थे, एक की आवाज़ आपको पसंद है, ठीक है, दूसरा कोई टूटा हुआ था, आपने अभी सही किया, मरम्मत किया है या नया बनाया है, तो आप चाहते हैं दूसरे की भी पहले जैसी आवाज़ आए। तो बच्चों आप दोनों को इकट्ठा बजाएं। अगर तो इकट्ठा बजाने पर बीट सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसियाँ भी डिफरेंट हैं। तो फिर क्या करें, वो जो नया बनाया है उसकी जो तारें हैं उनको थोड़ा टाइट करें या लूज़ करें। टाइट या लूज़ करने से क्यों फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ये अगले टॉपिक्स में वो जो स्टेशनरी वेव्स वाले पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ये पॉइंट आगे आएगा इंशाल्लाह। तो क्या करें, दोनों को इकट्ठा ही बजाएं। इकट्ठा बजाएंगे तो अगर तो बीट्स सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी वो जो नया बनाया, पहला वाला तो ठीक है, उसकी तो आवाज़ पसंद है, जो नया बनाया उसकी सेम करनी है आपने पहले के बराबर। तो अगर तो इकट्ठा बजाने पर बीट सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसियाँ डिफरेंट हैं। आप फिर जो नया बनाया है उसकी थोड़ी सी तार कस दें या फिर थोड़ी लूज़ कर दें, फिर बजाएं कस के या लूज़ करके। उस वक्त तक ऐसा करते जाएं जब तक फ्रीक्वेंसियाँ सेम ना हो जाएं, मतलब इकट्ठा बजाने पर बीट्स 0 ना हो जाएं, गायब हो जाएं बीट, तो इसका मतलब है सेम हो गई फ्रीक्वेंसी। वो जैसे शुरू में हमने अभी कहा था कि जब सेम हो गई फ्रीक्वेंसी तो फिर आवाज़ में बीट्स नहीं होंगी, ये हमने शुरू में यहाँ भी कहा था कि फिर आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी दोनों की। तो कहता है कि 1 कैन यूज़ बीट्स टू ट्यून करना, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना, फ्रीक्वेंसी सेट करना। ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तार वाला कोई, जैसे पियानो या वायलिन या गिटार। तो 1 कैन यूज़ बीट्स टू ट्यून ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो और वायलिन या गिटार बाई बीटिंग ए नोट अगेंस्ट ए नोट ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी। एक बजाया उसकी नॉन है, सही है, दूसरी बीट की यानी बजाई उसी के साथ अगेंस्ट, एक दूसरे के बिलमुकाबल, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल दोनों बजाई। फिर क्या किया, द स्ट्रिंग कैन बी एडजस्टेड टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बाई टाइटनिंग और लूजनिंग इट अंटिल नो बीट्स आर हर्ड। बजाते जाएं, फिर टाइट या लूज करें, फिर बजाएं टाइट या लूज करें, जब तक कोई बीट्स ना सुनाई दें। जब बीट्स गायब हो जाए तो सेम हो गई फ्रीक्वेंसी। थैंक यू वेरी मच।